भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में इस समय हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट कारी जलील रहमान चिश्ती साहब तशरीफ़ फरमा है, जलवा अफरोज़ हैं। मैं इनसे कुछ प्रश्न कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न हमारे भारतवासियों के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगे। कारी साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ़ लाने का। और गुजारिश ये है कि आज के जो महंगाई के जो मुद्दे हैं उससे तमाम हमारे भाई परेशान हैं, जितने भी इंसान हमारे रहने वाले हैं सारे परेशान हैं। तो देखिए, ऐसी जो उम्मीद हमें थी भी नहीं कि इतनी महंगाई आ सकती है, लेकिन अगर आ भी गई है तो इस महंगाई का कोई तो तोड़ कुछ तो होगा। अभी आप ये देखिए, कोई भी चीज़ इतनी महंगी हो चुकी है इस वक्त, खाली गैस सिलेंडर को ही लेकर के नहीं। जो चाय 10 रुपए की थी वो 15 की हो चुकी है। जहाँ 10 रुपये रिक्शा में किराए के लगते थे वहाँ 15 लग रहे हैं, जहाँ 15 लगते थे वहाँ 20 लग रहे हैं। और जिस मज़दूर की मज़दूरी 500 रुपये थी वो 500 ही है, वो 700 नहीं हुई है। तो अब उतने में वो किस तरह करेगा, कैसे करेगा, ये बड़ी समझ से बाहर बात है। ये कैसी विडंबना है कि भारतवर्ष में एक तरफ तो महंगाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ शरारती तत्व ऐसे हैं जो हिंदू मुसलमान की फीलिंग पैदा करके हिंदुस्तान में एक नफ़रत का माहौल पैदा कर दिए हैं। तो हमें ये बताने की कोशिश करें कि हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त मुद्दे जो हैं, बहुत से मुद्दे, तो उसमें ये हिंदू मुस्लिम वाले मुद्दे बहुत अहम है या महंगाई के मुद्दे अहम है? और अगर महंगाई के मुद्दे बहुत अहम हैं तो इस पर गुफ्तगू क्यों नहीं होती है? देखिए, मुद्दे तो अगर देखा जाए तो महंगाई वाला सबसे बड़ा अहम है, और जो दूसरा ये नफ़रती माहौल चल रहा है ये भी बहुत बड़ा अहम है। और नफ़रत करने वाले ऐसे ऐसे चेहरे आ रहे हैं जिनको कभी देखा भी नहीं था। एक हमारे बेचारे पिंकी चौधरी साहब हैं, तो बचपने से 40 साल की उम्र तो उन्होंने बड़ी अच्छी गुजार दी आपस में मोहब्बत से रह करके। अब वो इतने बड़े नफ़रती बन चुके हैं कि उनके ज़ुबान पर हर वक्त हिंदू मुसलमान का तस्करा, और इन्हें मुल्लाओं को भगाओ, इनके मदरसे तोड़ो, मस्जिदें तोड़ो, मज़ार तोड़ो। और एक ललित शर्मा जी हैं, तो इनके यही काम चल रहे हैं। तो क्या हमारी सरकारें इनकी तरफ देख नहीं रही हैं? ये इस तरह के हालात बयान कर रहे हैं, और जहाँ किसी को अकेला ट्रेन में देखा वहाँ ट्रेन में उसको मार दिया, किसी को अकेला रास्ते में किसी बुज़ुर्ग को चलता हुआ देखा उस पर जो है तमाम जुल्म ढाना शुरू कर दिया। तो इससे चाहते क्या हैं, मकसद क्या है, ये समझ से बाहर बात है। क्योंकि हम भी बचपने से काफ़ी इस वक्त जो है जवानी ढल गई और सब देख रहे हैं हम कि क्या हालात हैं। तो इतनी नफ़रत से काम नहीं चलेगा। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, वो हर तरह से हर इंसान को बहुत बखूबी जानते हैं, और तमाम दौरे उन्होंने जो है विदेशों के किए हैं। तो उनका इस्तकबाल किस तरह से विदेश में किया जाता है, वही मुसलमान किस तरह से उनका विदेश में जो है इस्तकबाल करते हैं। और जो हमारे प्रधानमंत्री के जो यहाँ पर हमारी जो इनके विचारों की प्रजा है, जो ये उनके वोटर हैं, इनके साथ क्या मामलात यहाँ होता है। और दूसरी बात यह है कि हमने एक देश में 2 कानून आज तक नहीं देखे। ये 2 कानून कैसे चल रहे हैं? जो कानून हमारे हिंदू भाई के लिए है वही मुसलमान के लिए होना चाहिए, वही सिख ईसाई के लिए होना चाहिए, वही बुद्ध के लिए होना चाहिए, वही दलित के लिए होना चाहिए। तमाम इंसान जितने हैं, ये जो तमाम चीज़ें हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब हैं भाई। तो इस भाई के नारे को क्यों ख़त्म कर दिया, इस भाईचारे को क्यों ख़त्म कर दिया? और गाय का मुद्दा चारों तरफ चल रहा है। हमारी भारतीय जनता पार्टी ने अभी पीछे ज्ञापन दिया, माननीय प्रधानमंत्री के पास भी देकर के आए, पीएम ऑफिस के अंदर, गृह मंत्रालय में भी दिया, राष्ट्रपति साहब के यहाँ भी दिया, और मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी दिया, और इसको माननीय राज्यपाल उपराज्यपाल के यहाँ भी दिया। देने का मकसद एक ही है कि जिस चीज़ से नफ़रतें बढ़ रही हैं तो उसको, उन नफ़रतों को ख़त्म करने के लिए राष्ट्रीय पशु घोषित करने में परेशानी क्या है,
उसका जो है जब हमने विज्ञापन दिया है तो उसका जवाब भी आना चाहिए कि भाई ये परेशानी है इसलिए नहीं कर सकते। क्योंकि मेरा तो अंदाज़ जहाँ तक है वो ये है कि ये तमाम परेशानियाँ ये जब ही ख़त्म होंगी जब ये मुद्दे ख़त्म होंगे। कारी साहब, आपसे बात करते हुए बेहद खुशी हो रही है कि कम अज़ कम हिंदुस्तान के अंदर अमन का पैगाम कैसे पहुँचे। तो अगर इन बातों पर वाकई हमारे हिंदुस्तानी गौर करें तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा रहेगा। अभी जो आपने एक मसला छेड़ा गाय का, और आपकी पार्टी भारतीय जनवादी पार्टी ने जो ज्ञापन दिया, तो क्या इसका रिएक्शन क्या हुआ अब तक? देखिए, रिएक्शन तो अभी तक कुछ नहीं हुआ, यह समझ से बाहर बात है। और इस पर ज्ञापन के अंदर हमने मुद्दा राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए गाय माता को, ये भी हमने किया था। और दूसरा जो ये कत्ल खाने हैं ये बंद किए जाएं। ये तमाम कत्ल खाने जो बने हुए हैं, महाराष्ट्र में भी हैं, दिल्ली में भी हैं, उत्तर प्रदेश में भी हैं, चंडीगढ़ में भी हैं, जहाँ गाय का कत्ल होता है, क्योंकि ज़िबा नहीं कह सकते, उसे कत्ल ही कहेंगे, क्योंकि वो एक आस्था की चीज़ है। और हम नहीं चाहते कि हमारे किसी भी भाई को उनकी आस्था को तकलीफ़ पहुँचे, और हम किसी भी मज़हब में मुदाखलत करना नहीं चाहते, और ना ही होना चाहिए। क्योंकि संविधान कानून के अंदर जो तमाम पॉलिटिकल पार्टियां ये बनी हैं और ये इलेक्शन कमीशन के अंदर जो तमाम रजिस्ट्रेशन हुई हैं, इसका मुद्दा सारी पार्टियों का संविधान कानून एक ही है कि तमाम इंसानों को लेकर के चलें। और हमारा जो जनवादी पार्टी है, हमारा मुद्दा ही ये है, अगर ऊपर वाले ने चाहा और हम किसी सूबे में सरकार में आते हैं या सेंट्रल में सरकार में आते हैं, तो हमारे पास अगर भाईचारा किसी को चाहिए तो वो भारतीय जनवादी पार्टी के अंदर मिलेगा। और ये खाली ज़ुबान से कहना ही नहीं, जो होगा वो पूरा होगा। हम जो है उस पर पूरे उतरेंगे। और आने वाले इलेक्शन, चाहे वो एमसीडी का हो, चेयरमैनी का हो, ज़िला पंचायत का हो, विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, हम पूरे इलेक्शनों में हमारी पूरी तैयारियां हैं और हम पूरी तैयारी के साथ उसमें मैदान में उतरेंगे। और हमें किसी पार्टी को कोई मुद्दा किसी का हमें कुछ नहीं, कौन पार्टी किस तरह कर रही है, अपनी अपनी पार्टी है, सब अपने अपने तरीक़े से काम सब सही कर रही हैं। लेकिन इस वक्त जो हमारी मौजूदा सरकार है वो तमाम गौर और फिक्र करें कि इन मुद्दों को, जब हमारे भारत के अंदर हमारे जो है प्रधानमंत्री जी एक ही दिन में नोटबंदी कर सकते हैं, और एक ही दिन में गैस सिलेंडर का मामला कर सकते हैं, और एक ही दिन में लॉकडाउन लगा सकते हैं, एक ही दिन में सब कुछ हो सकता है। तो ये गौ माता का मुद्दा भी ये विधानसभाओं में हमारे चलने चाहिए। जहाँ जहाँ सूबों में सरकार है, कम से कम 20-22 जगह हमारी सरकारें चल रही हैं भारतीय जनता पार्टी की। तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा, अनुरोध करूँगा कि वो जो है अपने इन मुद्दों को विधानसभाओं के अंदर उठाएं, और विधानसभा से जो है फिर उसको कहें कि यह पार्लियामेंट के अंदर ये बिल पास होना चाहिए। जैसे तमाम बिल पास हो जाते हैं, 1 महीना नहीं लगता, तो इसका बिल पास होने में क्यों इतनी देर लग रही है? क्या मामला क्या है? ईश्वर भला करे आपका। ऐसा है कि जो गाय का मुद्दा है, और भारत में जो आस्था है कि गाय जो है राष्ट्रीय पशु घोषित होनी चाहिए, और ये गाय हमारी माता के समान है। तो जब इसके इतिहास की बैक साइड में जाते हैं तो वहाँ हम ये देखते हैं कि भारत में सबसे पहला राजा ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, मुग़लिया बादशाह ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने भी कहा था कि अगर ये यहाँ के लोगों से ये आस्था जुड़ा हुआ है और यहाँ के लोग गाय की कद्र करते हैं तो बेहतर कि गाय का कत्ल ना हो। तो उस वक्त से लेकर अभी तक ये बात चली आ रही थी। बीच में भी सरकारें आई, बदलती गई, लेकिन जो हमारी मौजूदा सरकार है ये तो वाकई बहुत ही ज़्यादा जो है इस पर जोर दे रही थी कि ऐसा ना हो। और कुछ मीडिया के माध्यम से ये सूचना भी मिली कि हिंदुस्तान के अंदर जो गौरक्षक हैं वही गौ भक्षक बन जाते हैं कभी कभी, और इस पर तहकीक भी हुई और जानकारी भी हुई। तो हमें अब बहुत आश्चर्य हो रहा है ये कहते हुए कि जब
कहा जा रहा है कि गाय को राष्ट्रीय पशु या राष्ट्रीय माता घोषित कर दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में ये सरकार जो कि इससे पहले बहुत कहती थी कि हाँ गाय को मतलब गाय का सम्मान होना चाहिए, तो अब इससे बढ़कर सम्मान क्या होगा कि इनको गाय को राष्ट्रीय माता या राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए। अगर ये घोषित कर दिया जाता है तो क्या तमाम हिंदुस्तान के लिए लाभदायक होगा या नहीं? प्लीज़ इस पर रोशनी डालें। देखिए, मैं तो उम्मीद करता हूँ कि ये तमाम नफ़रतें ये फ़ौरन जो है राष्ट्र में घोषित करने के बाद, राष्ट्रीय गौ माता घोषित करने के बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तमाम चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी, ये नफ़रती माहौल ख़त्म हो जाएगा। अभी देखिए कि ये जो मैंने बताया था अभी कि कुछ लोग यानी कि भारतीय जनता पार्टी के, हमारे भाजपा के बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े नेता, उनकी ज़ुबान से ऐसी चीज़ें नहीं निकलती, और हमारे आरएसएस के बड़े बड़े ज़िम्मेदार मोहन भागवत जैसी शख्सियत और हमारे मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के जो मेन ज़िम्मेदार हैं, मान्यवर हमारे, उनकी ज़ुबान से भी कभी ऐसी कोई गलत बात आज तक नहीं निकलती। इंद्रेश कुमार जी के और भी बहुत सारे मामले हैं, किसी के ज़ुबान से कोई बात नहीं निकलती। तो ये बजरंग दल का जो ये दल है, इसको कितना बड़ा पावर भारतीय जनता पार्टी ने या आरएसएस ने दे दिया है कि शासन प्रशासन इनको कुछ बोलने को तैयार नहीं, इनको लगाम लगाने के लिए तैयार नहीं। और ये सीधा खुला इन्होंने कहा है, पिंकी चौधरी साहब ने भी, ललित शर्मा जी ने भी, कि शासन प्रशासन अलग हट जाए, हमें छूट दे दे, हम ज़रा सी देर में ये कर देंगे, यूँ कर देंगे। तो भाई किसी जानवर के साथ थोड़ा ही करोगे। इंसान मुसलमान भी है, इंसान दलित भी है, इंसान सिख ईसाई भी है, इंसान बुद्ध भी है। ये तमाम लोग जो दुनिया में इंसान की शक्ल में दिखते हैं, ये सब इंसान हैं। तो इंसान को इंसान के साथ इतनी बड़ी नफरत होना, ये अहमक और बेवकूफ़ी की अलामत है। इस पर जो है भारत सरकार से मैं गुजारिश करता हूँ, और ख़ास करके उत्तर प्रदेश से हमारे माननीय योगी जी मुख्यमंत्री जी से, कि इन पर लगाम लगाया जाए और इनको जो है बिल्कुल, या तो इनकी वो जो दल है उस दल को बिल्कुल भंग किया जाए, या उनको कहा जाए कि होश व हवास के साथ आप गुफ्तगू करें और किसी को कोई तकलीफ दे बात न करें। ईश्वर की कृपा से इस समय भारतवर्ष विश्व गुरु कहला रहा है, और सचमुच अगर देखा जाए तो हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत ही ध्यानपूर्वक इस बात पर तवज्जो दे रहे हैं कि गाय को सम्मानित किया जाना चाहिए। तो हमेशा ऊपर से पानी नीचे की तरफ आता है, तो उसी तरह से जैसे भारतवर्ष हमारा विश्व गुरु है, तो क्या यह मुमकिन है या मुमकिन हो सकता है ये अमन भाईचारा कायम करने के लिए, आलमी भाईचारा कायम करने के लिए, कि हमारे विश्व गुरु अगर दूसरे देशों से भी कहें कि भाई हम उनसे दोस्ती नहीं रखेंगे जो गाय को काटते हैं और गाय को खाते हैं, या जो जहाँ पर गाय का कत्ल होता है, तो हम ऐसे लोगों से दोस्ती नहीं रखेंगे। तो ऐसी हालत में क्या यह मुमकिन है कि गौकशी यानी गाय को जो कत्ल किया जाता है वो बंद हो जाए और दुनिया में आलमी भाईचारा कायम हो? इसके बारे में अगर आप कुछ रोशनी डालें तो बड़ी मेहरबानी होगी। देखिए, भाईचारा कायम रखने के लिए और करने के लिए विश्व गुरु ये बहुत बड़ा लफ्ज़ है, और अगर चाहें तो सब कुछ हो सकता है। देखिए, मान्यता, क्योंकि मैं कई बार इस बात को पहले भी कह चुका हूँ कि कोई माने या ना माने, लेकिन प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के हैं तो वो सबके प्रधानमंत्री हैं। वो एक ही बिरादरी के, एक ही कौम के प्रधानमंत्री नहीं हैं। मान्यवर हमारे योगी जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो सबके मुख्यमंत्री हैं। वो हिंदू के भी हैं, मुसलमान के भी हैं, सिख के भी हैं, ईसाई के भी हैं, सबके हैं। तो मैंने अभी पीछे भी अपनी ज़ुबान से ये अदा किया है कि ये तमाम जो बड़े बड़े ज़िम्मेदार हैं, इनकी ज़ुबान से ये चीज़ें नहीं निकलती। ये छुट भैया जो 4 दिन के खड़े हो चुके हैं, इन्होंने इतनी नफ़रतें फैला रखी हैं कि ट्रेनों में सफ़र करना मुश्किल हो गया, बसों में सफ़र करना मुश्किल हो गया, रास्तों में चलना मुश्किल हो गया। आखिर ये चाहते क्या हैं, मकसद क्या है? क्यों कि तमाम शासन प्रशासन कोर्ट सब कुछ तो आपके साथ है, पिंकी चौधरी साहब, ललित शर्मा साहब,
आप क्यों फिर इतना घबराते हैं, क्यों इतना परेशान हैं, क्यों इतना लोगों को बलगला रहे हैं, क्यों आपस में नाइत्तफाक़ी करने की कोशिश कर रहे हैं? आप मोहब्बत के साथ, जैसे आपने 40 साल की उम्र गुजारी, अभी और मोहब्बत से बाकी ज़िंदगी गुजारो। हम तो दुआ करेंगे कि ऊपर वाला आपको नेक और एक होने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, और आप जो है हम सब जैसे पहले एक थे एक ही रहें। क्योंकि आप कितनी भी नफ़रतें फैला लो, लेकिन हमने अब भी नाश्ता परसों भी जो है सफ़र में हमने किया, तो हमारे हिंदू भाई के ढाबे पर हमने खड़ा होकर के नाश्ता किया। अब ये हमसे आता नहीं कि जहाँ भी खड़े हों वहीं से वीडियो डालें, लेकिन हम आज भी मुलाकात, हमारी तमाम मिठाइयों का लेना देना, आज भी बाज़ारों में तमाम हिंदू मुसलमान आपस में एक दूसरे से ख़रीदो फरोख्त करते हैं। ये कभी ना रुकी है, ना रुकेगी, और ना आज रुकेगी। ये रुक ही नहीं सकती। आपस का भाईचारा, आप कितनी ही नफ़रतें फैला लें, लेकिन ये हमारा हिंदुस्तान, ये गंगा चमनी तहज़ीब का है, ये उसी तरह रहेगा। इसमें नफ़रत पैदा करने वाले आप 2 नहीं, अगर 10 भी खड़े हो जाएंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपस में हम लोगों में नफ़रतें नहीं होंगी। हम ऐसे ही अपनी ज़िंदगी को मोहब्बत के साथ गुजारेंगे। ये हमारी भारतीय जनवादी पार्टी का वादा है। जहाँ तक मैं महसूस करता हूँ कि हमारे देश के ताल्लुकात बाहर से बहुत ज़्यादा हैं, और अगर देखा जाए तो इस समय अमेरिका, जो कि सुपर पावर कहलाता है, अमेरिका के राष्ट्रपति मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप भी हमारे प्रधानमंत्री जी की प्रशंसा करते हैं, भारतवर्ष की प्रशंसा करते हैं। तो यदि ऐसा देश जो कि हमसे बहुत करीब है, वहाँ पर गाय का कत्ल होना, या वहाँ के लोग जो गाय खाते हैं उसको बंद कर दिया जाए, या विश्व गुरु के कहने से बंद हो जाए, तो क्या हिंदुस्तान पर इसका असर पड़ेगा? देखिए, हिंदुस्तान पर तो असर पड़ेगा नहीं, क्योंकि ये सोने की चिड़िया थी और है और रहेगी। थोड़ा मिस्टेक बीच में आ गई है, ये सब सही हो जाएगी। अगर हमारे विश्व गुरु जी, हमारे प्रधानमंत्री जी अगर ये सोच लें कि बिल्कुल ऐसा ही होगा, तो बिल्कुल सब कुछ सही हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और बताएं, बेहद खुशी की बात है कि आज एक अहम मौजू पर, जो पैगाम अमन के लिए बहुत ज़रूरी है, आलमी भाईचारा के लिए बहुत ज़रूरी है, इस पर बातचीत हमारी और आपकी हो रही है। तो क्या हिंदुस्तान के अंदर जो संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया था, तो इसमें क्या हिंदू के लिए अलग बनाया था या मुसलमान के लिए अलग बनाया था? कुछ मुसलमानों का कहना है और कुछ विरोधी पार्टियों का कहना है कि हिंदुस्तान में दोहरा कानून क्यों है। हिंदुओं के साथ कुछ मामला होता है तो उस पर अदालत कुछ कहती है, मुसलमानों के साथ अगर कुछ मामला होता है तो अदालत कुछ कहती है, फिर बुलडोज़र चले जाते हैं। तो ये जो दोहरा मापदंड है, तो इसको अगर दूर कर दिया जाए तो इससे क्या भाईचारा पैदा होगा? देखिए, पहली बात तो यह है कि बुलडोज़र किसी भी संविधान कानून में या कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। बुलडोज़र का कोई नाम ही नहीं है, या किसी का घर उजाड़ दिया जाए, ये कोई मसला नहीं है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो। लेकिन अगर समझो एक मुसलमान का अगर बुलडोज़र फिर रहा है और वही गलती अगर किसी दूसरे ने की है, तो उसका भी वही हश्र होना चाहिए। ये दो तरफ़ा कानून ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है, ये इंसाफ परस्त कानून नहीं है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे MP साहब हों, या विधायक साहब हों, या मुख्यमंत्री साहब हों, कोई भी अदरवाइज़ जो लोग हैं, ये जब कामयाब होते हैं और ये संविधान को सामने रख कर के किताब को ये वहाँ शपथ लेते हैं, तो उसके अंदर शपथ में यही बोलते हैं कि हम सबके साथ एक ही जैसा करेंगे और सबके साथ न्याय करेंगे। फिर ये आने के बाद अपने मिजाज से संविधान के कानून की किताब वो बंद करके रख देते हैं और अपना कानून अपने हाथ में चला लेते हैं। तो ये अपने हाथ में कानून चलाना जो है, ये हिंदुस्तान की भी शान के ख़िलाफ़, संविधान के भी ख़िलाफ़ और हमारे तमाम मज़हबों के भी ख़िलाफ़, ये सब के ख़िलाफ़ है। मुझे कारी साहब ऐसा लगता है कि एक तरफ तो हमारे संविधान में बराबरी का हुक्म दिया गया है, बराबरी का इजहार किया गया है कि सबके साथ बराबर, और हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि सबका साथ और सबका विकास, और ये बड़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन इसके बावजूद भी हिंदुस्तान के अंदर देखा जाता है कि हमेशा इस तरह की बातें होती हैं कि विरोधी दल को मौका मिल जाता है कि वो ये कहने के लिए कि भाई दोहरा कानून है, 2 कानून बनाए जाते हैं, कुछ लोगों के लिए कुछ बातें होती हैं और कुछ लोगों के लिए कुछ बातें होती हैं।
तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद हमारी सरकार को बदनाम करने के लिए और ख़ास तौर से प्रधानमंत्री को बदनाम करने के लिए जो पार्टी के कुछ अगल बगल के लोग हैं कुछ इस तरह की शरारत करते रहते हैं कि जिससे हिंदुस्तान की छवि ख़राब हो। क्या इससे हिंदुस्तान की छवि विदेशों में ख़राब नहीं हो रही है? देखिए, ये तमाम जो मैं बार बार कह चुका हूँ कि हमारा जो ये हिंदुस्तान है, हमारा जो ये देश है, ये गंगा जमनी तहज़ीब है और ये गुलदस्ते की मानिंद है। तो जो अदरवाइज़ हैं वो तो चाहेंगे कि गुलदस्ता बिखरे, इनके फूल बिखरें, टूटें। तो ये तो हमारा काम है कि हम आपस में इसको किस तरह से अपने गुलदस्ते को कायम रखेंगे, टाइट करके मजबूत करेंगे और हम आपस में एक दूसरे के साथ मोहब्बत से ज़िंदगी गुजारेंगे। तो ये जो है जब तक आपस में एक नहीं होंगे इतने ये मामला नहीं होगा। आपके कहने का मतलब ये है कि हिंदुस्तान के अंदर जो यूनिटी है अगर इसको अच्छी तरह से कायम कर दिया जाए तो इस यूनिटी का असर बाहरी मुल्क में भी पड़ेगा। चूँकि यूनिटी है नहीं, नफ़रत की फ़िज़ाएँ, नफ़रत का माहौल पैदा किया जा रहा है जिसकी वजह से यूनिटी भंग हो रही है और इसी वजह से हिंदुस्तान की छवि विदेशों में ख़राब हो रही है। वाकई ये तमाम बातों की रोशनी में हम ये कह सकते हैं कि ये पार्टी, भारतीय जनवादी पार्टी जो भी काम कर रही है इस वक्त के लिए वक्त की ज़रूरत है और बहुत अहम काम है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये पार्टी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे और इसमें जो लोग भी हैं कारी जलील रहमान चिश्ती साहब जैसे, ये इनके विचार जो है पूरे विश्व में पहुँचें। और मुझे उम्मीद है कि सरकार को भी इस पर तवज्जो देनी चाहिए, इनकी बातों पर, इनके मशवरों पर कि आखिर कैसे अमन कायम हो। कुछ पार्टियां ऐसी हैं या कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा उल्टी सीधी बातें करके माहौल को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। तो इस सिलसिले में मैं ये महसूस करता हूँ कि भारतीय जनवादी पार्टी की जो तालीमात है इसको सामने आना चाहिए और इसके लोगों को भी सामने आकर अपनी बातों को कहना चाहिए। और कारी साहब का ये कहना है जो मैं महसूस करता हूँ किसी शायर की ज़ुबान में कि मैं रोशन करूँगा ज़मीनों वतन को, चमकता हुआ ताजशाही बनूँगा। तो मैं भी इन दुआओं के साथ यही कहूँगा कि ईश्वर हमारे भारतीय जनवादी पार्टी के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट को ये अवसर दें और इस तरह से इसके साथ जो लोग भी लगे हुए हैं कि हम राष्ट्र का नाम पैदा करें और राष्ट्र के प्रति जो भी बेहतर से बेहतर हो उसे हम करें। और गाय को अगर राष्ट्रीय पशु बनाते हैं तो अच्छा है, और उससे भी बढ़कर हम कहते हैं कि राष्ट्रीय पशु के साथ साथ यहाँ के जो लोग हैं जिनकी आस्थाएं हैं वो इसको राष्ट्रीय माता घोषित करके उन विदेशों से भी कहें, उन मुल्क वालों से भी कहें, दूसरे मुल्क वालों से भी कहें कि वो गाय का गोश्त न खाएं। अगर ऐसा होगा और इसराइल या अमेरिका जैसे मुल्क गाय का कत्ल बंद कर दें या वहाँ के लोग खाना बंद कर दें तो चूँकि यहाँ की दोस्ती बहुत ज़्यादा है तो हो सकता है कि इसका अच्छा असर पड़े और पूरी दुनिया के लोग गाय को सम्मानित करना शुरू कर दें। इन शब्दों के साथ साथ मैं कारी साहब आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाए और आपने इन बातों से हमें नवाजा। हम आखिर में बस यही कहेंगे कि आप इस सिलसिले में जो बातें हैं तो आवाम को, हिंदुस्तान के आवाम को क्या पैगाम देना चाहते हैं? बस आखिर मैं तमाम हिंदुस्तान के आवाम को ये पैगाम देना चाहता हूँ और ये गुजारिश करता हूँ कि जिस मोहब्बत से हम गंगा जमनी तहज़ीब से शुरू से रहते चले आए हैं उसी तरीक़े से हम अपनी प्यार से अपनी ज़िंदगी गुजार दें ताकि हमारी नस्लें, इनका मिजाज भी ना बिगड़े। बस ये फ़िक्रें हैं और भारतीय जनवादी पार्टी की यही सोच, यही फ़िक्र है कि हम जिस तरह से एक इंसान हैं तो तमाम इंसानियत पर भारतीय जनवादी पार्टी का एक मिशन है और कुदरत ने चाहा तो ये अपने उसी मिशन पर कामयाब होकर रहेगी। इन तमाम वक्तव्यों के लिए कारी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया बोलिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।